नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत कर रहा हूं जीएस अकादमी के करंट अफेयर सेक्शन में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 2021 के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैंपियंस एंड वेल्डर समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? चैंपियंस एंड वेंडर समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसमें है एमसी मैरी कॉम। ठीक, और 2012 में ये ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रही हैं। ठीक है, और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं एमसी मैरी कॉम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया? भारत में किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया? तो इसके लिए है आपका ऑप्शन फिलीपींस। कौन है? फिलीपींस। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? 5 नई प्रजातियों की खोज झाड़ी मेढकों की। झाड़ी मेढक मतलब स्क्रब फॉग। स्क्रब फॉग की 5 नई प्रजातियों की खोज किसने किसने की है? किसने की है? नेपाल, चीन, रूस, अमेरिका ने और भारत ने मिलकर 5 नई प्रजातियों की खोज जो झाड़ी मेढकों की है उसकी की है। ठीक है, और यह पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाटों में। ये रेकोफेरिड परिवार से संबंधित है। ये जो हैं रेकोफेरिड परिवार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलरों के निवेश करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि देश में समुद्र नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। कितने अरब डॉलर का? 82 अरब डॉलर का। ठीक है, बंदरगाहों के विकास के साथ जल मार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की परियोजना पर काम कर रही है। कितने प्रकाश स्तंभ हैं? 189 प्रकाश स्तंभ हैं, और इसमें से 78 प्रकाश स्तंभों पर के आसपास पर्यटन के विकास की योजनाओं का काम कर रही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी? कितने? 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य ने 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। राज्य के 50,000 छात्रों को, लगभग 50,000 छात्र जो हैं उनको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। कितने छात्रों को? 50,000 छात्रों को। इसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टलों में रहने वाले 5.5 लगभग 5.75 लाख छात्रों को माई हॉस्टल कार्ड भी
लॉन्च किया छात्रों के लिए, क्या लॉन्च किया है? माई हॉस्टल कार्ड। माई हॉस्टल कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 101 करोड़ रुपए विश्व एनजीओ दिवस। विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस जो है हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। कितनी? 27 फरवरी को वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य उसमें कुछ न कुछ निहित होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को चैरिटी, एनपीओ, सीपीओ के अंतर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, कि लोग चैरिटी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों की समस्याओं को सुलझा सकें, ठीक है, और सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। और पहली बार कब मनाया गया था ये? पहली बार यह 27 फरवरी सन 2014 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 27 फरवरी सन 2014। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? हाल ही भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बड़ी सहमति की घोषणा की है? किस देश ने? चीन, नेपाल, रूस, जापान। बताइए। नेपाल, चीन, रूस, जापान। तो इसमें आंसर क्या होगा? चीन। क्या आंसर होगा? चीन। भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए को लेकर एक सहमति की घोषणा की है। भारत और चीन ने दोनों ने मिलकर एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बड़ी सहमति की घोषणा की है। भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच, भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं दोनों के बीच बातचीत पे, टेलीफोनिक बातचीत पर दोनों के बीच में सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया, ठीक है। और प्रस्ताव रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति को बढ़ावा देगा, ठीक। ये जो सहमति की घोषणा की है उसमें LAC पर शांति को बढ़ावा मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 जुलाई, 28 फरवरी। किस दिन? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोगों का संदेश फैलाना। उद्देश्य क्या है? विज्ञान के प्रति, विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 28 फरवरी 1987। कब? 1987 में, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? किस वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, हिंदी संस्थान द्वारा यह दिया जाता है। किसके द्वारा? हिंदी संस्थान द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। अब भारत भारती सम्मान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य हिंदी संस्थान है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है हिंदी संस्थान का, हिंदी संस्थान का। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक, जिसके माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में लोग जो जुड़े हुए हैं उनको स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और इसमें 5,02,000 रुपए की धनराशि भी उनको प्रदान की जाती है एज ए पुरस्कार। उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसमें अगर हम देख लें, सबसे पहले किसको मिला था भारत भारती सम्मान, दूसरे नंबर पे कौन थे, तीसरे नंबर पे कौन थे, और सूर्यबाला, डॉक्टर सूर्यबाला से पहले कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने नाम सुना होगा महादेवी वर्मा का, इनको मिल चुका है, नोट करते जाइएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। उसके अलावा उसके बाद जगदीश चंद्र गुप्त, जगदीश गुप्त, जगदीश गुप्त को। ठीक है, और डॉक्टर सूर्यबाला के पहले किसको मिला था? उषा किरण खान को। किसको? उषा किरण खान को। ठीक, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 6 सम्मान और देता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है ये 6 सम्मान और देता है। जो भारत भारती सम्मान तो एक हो ही गया है, दूसरा है, पहला है भारत भारती सम्मान। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप नोट करना चाहेंगे तो लोहिया साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान। ठीक है, फिर आप नोट कर लीजिए तीसरे नंबर पे है हिंदी गौरव सम्मान। क्या है? हिंदी गौरव सम्मान। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाइए तो महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। ठीक, पांचवें नंबर पे अगर आप देखिए, पांचवें नंबर पे आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान। उसके बाद है छठे नंबर अवंतीबाई साहित्य सम्मान। 6 नंबर पे क्या है? अवंतीबाई साहित्य सम्मान। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे
किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाने का उद्देश्य क्या है? यह हर साल मनाया जाता और पहली बार कब मनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 मार्च को, कब? 8 मार्च को दुनिया भर में यह मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कब मनाया गया था? 28 फरवरी 1909 पहली बार मनाया गया था 28 फरवरी 1909 में, ठीक है। और इसका मनाने का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है कि इस दिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। क्या है? महिलाओं को बढ़ावा देना है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में। अगले क्वेश्चन पे आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, ठीक है। CPCB ने देश को 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? देश के किस राज्य 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक। कौन है? यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। कौन? उड़ीसा, ठीक है। और एक चीज बता दें, इसमें नोट कर लो, पहले तो ये नंबर पे ये हो गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पे है दिल्ली, ठीक। दिल्ली को तीसरा नंबर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया? ठीक है, गोल्डन कार्ड बनाने के लिए, गोल्डन कार्ड किस में यूज होता है? ठीक है, उसके लिए एक अभियान शुरू किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आयुष्मान भारत योजना। तो इसमें है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत, किसके तहत? आयुष्मान भारत योजना के तहत एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों और जो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको सक्षम बनाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु एक ही नंबर जारी किया गया है। वो नंबर क्या है? एक हेल्पलाइन नंबर। सबका हेल्पलाइन नंबर एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो में वो नंबर क्या है? 132, 137, 139 या 131? राइट, 139, ठीक है। और इन्होंने 12 भाषाओं में इसको लॉन्च किया है, हेल्पलाइन नंबर।
जो 12 भाषाओं में है। और उस समय इन्होंने सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाया था, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया था, वन रेल वन हेल्पलाइन। वन हेल्पलाइन 139, ये हैशटैग उस समय चलाया गया था, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और आसानी से जा सके, और एकल नंबर 139 का उपयोग किया जा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है, ये पूछा जा सकता है, हामिद बकायोको का निधन कहाँ हुआ? नहीं, निधन हुआ किस अफ्रीकी देश में? ठीक है, अफ्रीकी देश मतलब घाना, केन्या, आइवर कोस्ट या माली। ठीक, अब इसमें देखते हैं। आइवर कोस्ट में आपका सी ऑप्शन सही है। अफ्रीकी देश आइवर कोस्ट के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको को का 10 मार्च 2021, कब? 10 मार्च 2021 को निधन हो गया। ठीक है, कब हुआ? 10 मार्च 2021 को। ठीक है, और इनका जर्मनी में हाँ इलाज चल रहा था, जर्मनी में इलाज चल रहा था। ठीक है, और आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम नोट कर लीजिए। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? अल्सेन ओटारा। अल्सेन ओटारा, अल्सेन ओटारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के से लोगों को बचने के प्रयासों को बढ़ावा हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? इसका पहले टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। ठीक है, तो कौन है? वो है न्यूजीलैंड। किस देश है? न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ावे के लिए अपने सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। ठीक है, यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? दक्षिण ऑकलैंड। कहाँ? दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड, इसको अगर हम थोड़ा जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, CBIC शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस
ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए 50% घटा दिया, 50 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, और आप नोट कर लीजिए जो CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? M अजीत कुमार। कौन है? M अजीत कुमार हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में। क्योंकि घुमा के कभी भी इधर से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की? स्टार्टअप उन्नति क्या है? स्टार्टअप उन्नति महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने हाल ही में उन्नत स्मार्ट अप उन्नति की कार्यक्रम किसने? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की जो है स्मार्ट अप उन्नति। ठीक है, जिसमें महिला उद्यमियों के समर्थन और सहायता प्रदान करने का उद्देश्य छुपा हुआ है। ठीक है, कब किया गया था? 9 मार्च को किया गया था। नोट भी, डेट भी नोट कर दीजिए, 9 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था, 8 मार्च को, सॉरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और HDFC का मुख्यालय कहाँ है? HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और इसके MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। ठीक है, कौन है? और एक चीज़ ये नोट कर लीजिए कि HDFC की टैग लाइन क्या है? हर एक बैंक, हर एक संस्था की एक टैग लाइन होती है। तो HDFC की टैग लाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने किस सरकार से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ सॉरी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ, किसके साथ? म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है और उस मानवीय सहायता को पुनः निर्देशित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलिया म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु
किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप, मेरा घर संसार, मेरा खाद्य ऐप और इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? ठीक है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, किसके तहत? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, एक निर्णय लिया गया, ठीक है, जिसमें सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राशन ऐप लॉन्च किया। मेरा राशन ऐप क्या है? एक राशन ऐप लॉन्च किया, मेरा राशन ऐप, प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए। ठीक है, यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा है। वन नेशन वन राशन कार्ड का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, गरीब हैं, उनको काफ़ी मदद मिल सके। ठीक है, काम के सिलसिले में जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको सहायता मिल सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठाने वाले राशन कार्ड होल्डर 1 रुपये से लेकर के 3 रुपये तक, कितना? 1 रुपये से लेकर के 3 रुपये तक राशन प्राप्त कर सकते हैं। 1 रुपये से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशन प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। कितने हैं? 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। कितने राज्यों में लागू है? 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अगले क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म, मतलब कि सोलर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? किस देश ने? रूस, चीन, जापान, सिंगापुर। किसने? सिंगापुर ने। ठीक है, सिंगापुर के पीएम कौन है? सिंगापुर के पीएम जो हैं वो हैं ली सियान लूंग। पूछ लेता है कभी कभार, ली सियान लूंग। ठीक है, और सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया का सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म का निर्माण कर रहा है। अब अक्षय ऊर्जा क्या है? अक्षय ऊर्जा के बारे में जानते भी, लेकिन सिंगापुर सरकार ने 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 4 गुना तक सौर ऊर्जा को बढ़ाएगी और यह 2025 तक पूरा हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अक्षय ऊर्जा की। किसकी? अक्षय ऊर्जा की। ठीक है, अब अक्षय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है, मतलब कि जो खत्म नहीं होते हैं और नवीनीकरण होता रहता है और प्रदूषणकारी नहीं होता है, जैसे सूर्य, जल, पवन, ठीक है, ज्वार भाटा, ठीक, और भूताप, ऐसे जैसे जितने भी हैं वो सब अक्षय ऊर्जा में आते हैं। अक्षय ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का वह प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है या नवीनीकरण होता रहता है और प्रदूषणकारी नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने आए पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? ठीक है, तो सिंपल सा है, गुजरात। ठीक है, गुजरात के नर्मदा जिले के
केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया था। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है। कितने? 560 रियासतों का 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय किसको मिलता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? कहाँ, किस देश के हैं? नीदरलैंड के। ठीक है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। 17 मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए। कब? 17 मार्च को। ठीक। सत्रह मार्च 2019 को, सॉरी 17 मार्च 2020 को, 17 मार्च 2021 को नए वोट डाले गए हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। और यह टीकाकरण दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? टीकाकरण दिवस जो है पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। ठीक है। भारत में इस साल मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाके में सीबी कथॉन के पौधों को लगाने का फैसला किया है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने, किस सरकार ने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीब कॉटन के पौधों को लगाने का फैसला किया है। यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पाद करती है। ठीक है। और हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र के ट्री लाइन के ऊपर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत और चीन ने। किस देश ने? भारत और चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। भारत और चीन, सॉरी भारत कह रहे हैं, रूस और चीन। रूस और चीन की स्पेस एजेंसियों ने
रूस और चीन की स्पेस एजेंसियों ने चंद्र अनुसंधान स्टेशनों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और यह कब हुआ था? 9 मार्च को। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में पानी, पीने के पानी की आपूर्ति करना और उसके महत्व को समझाना है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? कितने महीने? 1 महीने। ठीक है, जो दिन रात काम कर रहे हैं फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको 1 महीने की अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। विश्व क्षय रोग वर्ल्ड टीबी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, और पहली बार 24 मार्च 1882 को, पहली बार कब मनाया गया था? 1882। 24 मार्च 1882 को मनाया गया था, और जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कांच ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जो जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, इनका क्या नाम है? रॉबर्ट कांच। खोज किसने की थी? रॉबर्ट कांच। ठीक, और इसकी थीम क्या रखी? इसकी थीम रखी थी टीवी डे की कि द क्लॉक इज टिकिंग। 2021 में 2021 में वर्ल्ड टीबी डे की जो थीम थी वो क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी अंग्रेज हुकूमत द्वारा 23 मार्च को। ठीक है, उस दिन को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है। और उसमें भगत सिंह कितने साल के थे? मात्र 23 साल के। ठीक है, जब उन्हें फांसी दे दी गई थी। और 76 67th जो नेशनल अवार्ड समारोह था, उसमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड सम्मानित किया गया था? किसको? छिछोरे को। ठीक है, तो जो सुशांत सिंह राजपूत मर गए 2019 के लिए, इनको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 180वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ने स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक दिल्ली में की गई। ठीक है, तो कौन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। पहले दिन की बैठक पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च 1940 के लाहौर संकल्प की स्मृति के साथ शुरू हुई। ठीक है, जो पहले दिन की बैठक थी वो पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च 1940 के लाहौर संकल्प की स्मृति में हुई। ठीक, और 115वीं बैठक 2018 में लाहौर में की गई थी। 116 तो दिल्ली में हुई। ठीक है, 115वीं जो है वो कहाँ हुई थी, लाहौर में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसका उद्देश्य लोगों को थिएटर के लिए जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत को बताना था कि उसकी अहमियत क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द ग्रेट खली। ठीक है, द ग्रेट खली का ओरिजिनल नाम दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा है। ठीक है, और द ग्रेट खली ने साल 2006 में के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। WWE में एंट्री इसकी कब हुई थी, 2006 में इनकी एंट्री हुई थी। अगले, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, किसने जीता, मनु भास्कर, चिंकी यादव, हिना सिंधु और अपूर्वा चंदेला। तो क्या होगा इसका आंसर, चिंकी यादव। 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोबत के साथ, किसके साथ, अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भास्कर को पछाड़ते हुए, किसको, मनु भास्कर को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, और ये सेशन यहीं पे ही हम लोग आज ख़त्म करते हैं। इसके बाद फिर जाके हम लोग मिलेंगे मार्च के बाद अप्रैल मंथ के साथ में। ओके, थैंक यू।